एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सीडीपी में जो महत्वपूर्ण हमारी थ्योरी पूछी जाती है, जो कि हमें 16 दिसंबर को जो परीक्षा हुई थी उसमें पहले शिफ्ट में भी पूछा गया था, इन सभी थ्योरी को मैं आप लोगों के साथ शॉर्ट में डिस्कस करूंगी, जिसको देखने के बाद आपकी एक अच्छी खासी रिविजन हो जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करें। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ वाइगॉट्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है यानी कि सोशो कल्चर थ्योरी है, इसके अलावा जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है यानी कि कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, इसके अलावा कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है यानी कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, और साथ ही साथ जो हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत है यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, इन चारों थ्योरी को शॉर्ट में डिस्कस करूंगी। इस वीडियो को आप जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि ये चारों थ्योरी ऐसी थ्योरी है जो कि हमारी सीटेट परीक्षा के सिलेबस में सीधा सीधा इनका नाम दिया गया है कि हमें ये तो तैयार करके ही जाना है। तो चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग वाइगॉट्स्की का ये जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है इसको जरा शॉर्ट में समझेंगे। तो देखिए, अगर इसके नाम को देखें तो यहाँ पे हमारे दो शब्द छुपे हुए हैं, एक समाज और एक संस्कृति। तो देखिए यहाँ पे वाइगॉट्स्की का ये मानना है कि यदि अगर हमें किसी भी बच्चे का भाषाई विकास करना है यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट करना है, तो हमें करना क्या होगा, हमें बच्चे को सोसाइटी और कल्चर यानी कि समाज और संस्कृति के इंटरैक्शन में लाना होगा, परस्पर संबंध में लाना होगा। इनका ये मानना है कि अगर आप चाहते हो कि बच्चे के अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, भाषाई विकास हो, तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे ज़्यादा इंटरैक्शन करवाना है हमारे सोसाइटी और कल्चर के साथ। इसी तरीके से बच्चे के अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। तो इसी वजह से इनकी थ्योरी का नाम ही क्या पड़ गया, सोशो कल्चर थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसके अलावा पहला पॉइंट आप लोगों को ये अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, जो ये लाइन लिखी हुई है। इसके अलावा इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म दिए जिसको हमें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और 16 तारीख को जो पहला शिफ्ट हुआ था उसमें हमें स्कैफ फोल्डिंग के बारे में पूछा गया था। इन सभी टर्म को मैं आपके सामने एक स्टोरी से समझाऊंगी। तो देखिए, एक बच्चा है जिसको उसके पापा ने क्या किया, उसके बर्थडे में एक साइकिल लाके दी। अब देखिए, वो जो बच्चा है अभी छोटा है और उसे खुद साइकिल चलाना नहीं आता, तो वो किसी की मदद लेगा ताकि वो साइकिल सीख जाए। अब ऐसा जो व्यक्ति है जो उसकी मदद कर रहा है, जो उसकी हेल्प कर रहा है, वो जो पर्सन होगा, जैसे कि उसके पापा हो सकते हैं, उसके बड़े भाई या बड़ी बहन हो सकती है, उसकी मम्मी हो सकती है, या फिर उसके कोई दोस्त हो सकते हैं, जो भी व्यक्ति उसकी मदद करते हैं वो यहाँ पे क्या कहलाते हैं, वो यहाँ पे मोर नॉलेजेबल अदर कहलाते हैं। MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। तो देखिए, ये जो व्यक्ति, ये जो पर्सन उसकी हेल्प कर रहा है वो कौन होगा, मोर नॉलेजेबल अदर। और जो वो हेल्प दे रहा है, अब आप कहेंगे कैसे हेल्प, जैसे कि साइकिल में पैडल किस तरीके से मारते हैं, साइकिल में बैलेंस किस तरीके से करते हैं, और ये जो हेल्प जो करते हैं, इस हेल्प को बोलते हैं हमारा स्कैफोल्डिंग। कंफ्यूज मत होइएगा, साइकिल अभी उसे मिली, उसे साइकिल चलाना नहीं आता, तो साइकिल चलाने के लिए वो किसी की हेल्प लेगा। जिस व्यक्ति की, जिस पर्सन की वो हेल्प लेगा, वो व्यक्ति जो है वो पर्टिकुलर इंसान क्या कहलाएगा, मोर नॉलेजेबल अदर। और जो वो हेल्प कर रहा है, इसको यहाँ पे पांड या फिर आप स्कैफोल्डिंग के नाम से जानोगे, जो कि इस एरिया में की जाती है। अब देखिए, ये एरिया बनाए कैसे, ये पहले यहां से शुरू हुई कहानी। यहाँ पे बच्चे को वॉक करना, बच्चे को चलना फिरना, दौड़ना भागना आता था, ये चीजें बच्चे को आती हैं। इसके अलावा बच्चा इस एरिया में यहाँ पे क्या कर रहा है, लर्निंग कर रहा है, सीख रहा है। और इस एरिया को यहाँ पे वाइगॉट्स्की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, यानी कि एक ऐसा एरिया है जिसमें ये बच्चा जो है चीजें अभी लर्न कर रहा है। और ये जब लर्न कर लेगा, ये जब सीख लेगा साइकिल चलाना, तो एक ऐसे एरिया में बच्चा पहुंच जाएगा जहां पे ये जो साइकिल है चलाना, वो बिना किसी की मदद के भी चला पाएगा। आई होप ये जो टर्म मैंने आपको समझाए क्लियर हुए होंगे। ऐसा व्यक्ति जो मदद करता है वो खुद MKO कहलाता है, मोर नॉलेजेबल अदर कहलाता है। जो वो मदद करता है, इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, स्कैफोल्डिंग। और इस एरिया को जिसमें ये सारा काम हो रहा होता है, इस क्षेत्र को हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोलते हैं। और उसके बाद बच्चा इस कार्य को सीख लेता है। तो इस तरीके से वाइगॉट्स्की मानते हैं कि बच्चा किसी कार्य को सीखता है।
साथ ही साथ यहाँ पे वाइगॉट्स्की ने हमारे जो वाक होते हैं, जो स्पीच होते हैं, उसको यहाँ पे 3 अलग अलग भागों में बांटा। सबसे पहले सोशल स्पीच यानी कि सामाजिक वाक जो होते हैं, जो हम आसपास के लोगों को देख के सीखते हैं, और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? इंटरैक्शन जरूरी है। इसके अलावा जो अगला है वो है प्राइवेट स्पीच यानी कि व्यक्तिगत वाक। कई बारी किसी कार्य को करते हुए, किसी टास्क को करते हुए हम खुद को रेगुलेट करते हैं, खुद को सेल्फ यहाँ पे हम नियंत्रित करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे प्राइवेट स्पीच का प्रयोग करते हैं। अगला यहाँ पे इनर स्पीच। कई बारी हम ऐसा बोलते हैं कि हमारे अंदर से फीलिंग आ रही है कि ये काम गलत है, ये काम सही है, तो वो होता है हमारा आंतरिक वाक। तो आपको अगर ये जो थ्योरी है ये शॉर्ट में चाहिए, तो जितना मैंने ये कंटेंट बीचों बीच आपका लिखा हुआ है, बस इसको एक वाइट शीट में आप लोग लिखिए और इसको एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज करके जाइएगा। वाइगॉट्स्की का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब चलिए हम जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कि कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को भी जरा कवर करें। अब चलिए हम लोग कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी डिस्कस करते हैं, जो कि जीन पियाजे द्वारा दिया गया है। इसके अंदर इन्होंने हमें 4 अलग अलग स्टेजेस दिए और इन स्टेजेस को बनाने के लिए इन्होंने खुद के बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया था, और इसी वजह से ये जो कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसे हम अवस्था का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो देखिए, चारों अवस्थाओं को हम अभी डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले कुछ टर्म देख लेते हैं, जैसे कि है स्कीमा। इनका ये मानना है कि हर बच्चे के माइंड में किसी भी चीज को सोचने के लिए एक तरीके का एक फिक्स पैटर्न होता है, जिसके लिए इन्होंने स्कीमा शब्द का प्रयोग किया। जैसे कि अगर एक बच्चे को बोला जाए कि पेड़ कैसा दिखता है, तो उसके माइंड में कुछ इस तरीके का एक यहाँ पे पैटर्न बन जाएगा। तो ये क्या है? ये एक तरीके से स्कीमा है। और इनका ये मानना है कि अगर हम कभी भी किसी नए वातावरण में जाते हैं, किसी नए एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना होता है? हमें अनुकूलन करना होता है, एडेप्टेशन करना होता है, उस चीज को हमें अपनाना होता है। और इसके 2 तरीके हैं, एक है एसिमिलेशन यानी कि आत्मसात्यकरण, और दूसरा है समायोजन। अगर हमारा जो पूर्व ज्ञान है यानी कि जो चीजें मुझे पहले से पता है, वो अगर नए ज्ञान के साथ फिट हो जाए, तो इसके लिए यहाँ पे आत्मसात्यकरण का प्रयोग किया गया है। और अगर हम कोई नई चीज सीखते हैं और वो नए नॉलेज के पुराने नॉलेज के साथ एडजस्ट ना हो पाए, जिसके लिए हमें क्या करना पड़े? उसको चेंज करना पड़े, इसको हम समायोजन बोलते हैं। इसको जरा आसान भाषा में समझते हैं। एक बच्चा है जिसके घर में रोटी चपाती वगैरह बनती है, तो उसको पता है कि गोल दिखने वाली चीज क्या है? रोटी है, जिसको हम खा सकते हैं। अब वो थोड़े दिनों बाद स्कूल में गया और स्कूल में जाने के बाद उसने वहां पे पराठा देखा। अब पराठा देखा तो पराठा देखने के बाद उसने उसको रोटी नहीं बोला, क्योंकि उसको अभी ये नहीं पता कि यही चीज आपकी रोटी की तरह ही है और इसको भी हम खा सकते हैं। पर जब उसको ये चीज पता चली कि हर गोल दिखने वाली चीज ही आपका खाई नहीं जाती, ये रोटी है और ये पराठा है, दोनों चीजों में इसका बैलेंस बन गया। तो यहाँ पे क्या है? पूर्व ज्ञान और नया ज्ञान क्या है? ये जुड़ गया। तो इसके लिए यहाँ पे इसने एसिमिलेशन किया। और अगर ये बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और बाहर जाता है, और बाहर जाने के बाद ये पिज्जा देखता है। अब पिज्जा देखने के बाद पिज्जा को देख के क्या बोलेगा? सबसे पहले वो रोटी, क्योंकि उसको लगता है कि गोल दिखने वाली चीज रोटी होती है। पर अब क्या है? उसका जो पूर्व ज्ञान है उसमें उसको बदलाव करने की जरूरत है कि हर गोल दिखने वाली चीज रोटी नहीं होती। तो यहाँ पे जब हम पूर्व ज्ञान में अगर हमारा नया ज्ञान जुड़ जाए, यानी कि प्रीवियस नॉलेज में नया नॉलेज जो है वो बैलेंस हो जाए, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इसके लिए हम एसिमिलेशन यूज करते हैं। और अगर हमें पूर्व ज्ञान को बदलना पड़े, तो इसके लिए हम अकोमोडेशन यानी कि समायोजन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, इन चारों स्टेजेस को फटाफट देखते हैं। पहली स्टेज का नाम है संवेद्य पेशी अवस्था, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं बच्चे की जो एज ग्रुप होता है, बर्थ से लेकर 2 वर्ष रखा गया है। अब इसके नाम में आप देख सकते हैं सेंसरी शब्द छुपा हुआ है, संवेद्य शब्द छुपा हुआ है। अब इस एज के बच्चे जो है बोलना, चलना फिरना सीधा शुरू नहीं करते। तो देखिए, यहाँ पे जो उनकी सेंसेस होती हैं, जो उनकी इंद्रियां होती है, वो किसका काम करती हैं? वो शिक्षक का काम करती हैं। इसके अलावा बच्चा अभी क्या कर रहा है? बच्चा अभी बोल नहीं पा रहा, बच्चा अभी चल नहीं पा रहा, तो बच्चा दूसरों को नकल करता है। आपने छोटे बच्चे देखा होगा, अगर आप उनके सामने फोन वगैरह कान में लगाओगे, तो उनके हाथ में जो भी चीज होती है वो कान में एक तरीके से लेके जाते हैं। तो ये इमिटेटिव बिहेवियर है। यहाँ पे बच्चा दूसरों का अनुकूलन करता है, अनुकरण करता है। इसके अलावा यहाँ पे अगला टर्म बता रखा है ऑब्जेक्ट परमानेंस। अगर बच्चे के आंखों के सामने कोई चीज है, तो तब तक उसके लिए वो चीज वहां पे एग्जिस्ट करती है। जैसे आप हटा दोगे, तो वो बच्चा उस चीज को, उसे लगेगा कि वो चीज वहां पे है ही नहीं। तो ये क्या होता है? ये होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। अगर आपको ये तीनों लक्षण जो है किस आपके स्टेज में पूछे जाते हैं, ये पूछा जाए, तो आप बोलेंगे सेंसरी मोटर स्टेज। अगला यहाँ पे दूसरे नंबर पे आता है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन होता है हमारे मेंटल प्रोसेस,
यानी कि जो हमारी मानसिक क्रियाएं होती हैं अभी वो यहाँ पे पूरी तरीके से सक्रिय नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पे प्री यानी कि पूर्व शब्द का प्रयोग किया गया है। तो देखिए इस अवस्था के बच्चे 2 से लेकर 6 वर्ष के होते हैं। यहाँ पे बच्चा जो होता है ईगो सेंट्रिक होता है, अपनी चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, जीववाद बहुत ज्यादा होता है बच्चे में, यानी कि एनिमिज्म बहुत ज्यादा होता है। अब बच्चे यहाँ जो इस स्टेज के जो बच्चे होते हैं वो कार्टून वगैरह बहुत ज्यादा देखते हैं, तो उनको उन्हीं चीजों को वो रियल मानते हैं और उनको लगता है कि वो सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। अगला है अपलटावी यानी कि इररिवर्सिबिलिटी। अभी बच्चे चीजों को पलट के नहीं सोच पाते। जैसे कि अगर आप बच्चे को 2 संख्याओं को जोड़ना सिखाएं, 2 और 3 को अगर आप जोड़ना सिखाओ तो वो उंगलियों की मदद से ये जोड़ के 5 तो बता देंगे, पर अगर आप 3 और 2 को उन्हें जोड़ने को कहो तो वो फिर से उंगलियों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अभी बच्चे के अंदर अपलटावी होती है, अभी बच्चा चीजों को रिवर्स नहीं कर पाता। तो देखिए ये तीनों लक्षण अगर हमसे पूछें तो ये कहाँ होंगे, ये प्री ऑपरेशन स्टेज में होंगे। अगला है आपका मूर्त सक्रियात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, जो कि 7 से लेकर 12 वर्ष तक का देखा जाता है। कॉन्क्रीट का मतलब होता है मूर्त, जो सॉलिड चीजें होती हैं, यानी कि जो चीजें हम देख के हम उसके बारे में लॉजिक लगा सकते हैं, उन चीजों में बच्चे का तर्क आ जाता है, बच्चे का लॉजिक आ जाता है। बच्चा यहाँ पे कंजर्वेशन संरक्षण का ज्ञान बच्चे में आ जाता है कि एरिया, वॉल्यूम, इन चीजों को बच्चा धीरे धीरे समझने लग जाता है। ट्रांजिटिविटी यानी कि बच्चा चीजों को कंपेयर करना, तुलना करना बच्चे में आ जाता है। जैसे कि अगर बच्चे को यहाँ पे 3 अलग अलग स्टिक दी जाए और बच्चे से पूछा जाए कि तीनों में किस तरीके से आप तुलना करोगे, तो बच्चा बोलेगा ए जो है वो बी से छोटा है, बी जो है वो सी से छोटा है। तो ये जो लक्षण है ये कहाँ देखे जाते हैं, ये मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में देखे जाते हैं। अगला है औपचारिक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जो कि 12 से लेकर आगे के वर्ष के बच्चों में होती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बच्चे के जो चिंतन है, जो बच्चे का तर्क है, वो एब्स्ट्रैक्ट चीजों में, जिन चीजों को हम इमेजिन करके हम समझते हैं, अमूर्त चीजों में भी आ जाता है। बच्चों के अंदर जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है, यानी कि किसी भी समस्या का एक से ज्यादा समाधान निकालना, बच्चा इस चीज को करने लग जाता है। बच्चा यहाँ पे रचनात्मक हो जाता है, बच्चा यहाँ पे क्रिएटिव थिंकर बन जाता है। ये जो लक्षण है ये हमारे औपचारिक अवस्था में देखे जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा, आप शॉर्ट में, क्रिस्प में इनके नोट्स बना सकते हैं और इनको एग्जाम में जाने से पहले रिवाइज कर सकते हैं। अब चलिए कोलबर्ग की थ्योरी को जरा डिस्कस करें। अब हम यहाँ पे कोलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है और हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत, इन दोनों को जरा फटाफट एक बार कवर करें। तो देखिए कोलबर्ग ने हमें नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसके अंदर इन्होंने बताया था कि बच्चों के अंदर नैतिकता किस तरीके से विकसित होती है। और इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए यहाँ पे बच्चों को यहाँ पे दुविधा में डाला गया, डेलिमा में डाला गया, और यहाँ पे एक व्यक्ति की कहानी सुनाई गई जो कि व्यक्ति था हिंस। अब हिंस की जो वाइफ थी वो काफी बीमार पड़ गई और ये यूरोप में रहते थे, और इसको बचाने के लिए हिंस को क्या चाहिए था, हिंस को कुछ पैसे चाहिए थे जिससे वो दवाइयां खरीद सके और अपनी पत्नी को बचा सके। अब हिंस के पास यहाँ पे 2 अलग अलग यहाँ पे सिचुएशन है, या तो अपनी पत्नी को वो इसी हालत पे छोड़ दे और उसे मतलब यहाँ पे उसी हालत में छोड़ दे, या फिर हिंस क्या करे, यहाँ पे केमिस्ट शॉप से कुछ दवाइयां यहाँ पे चुरा ले जिससे उसकी पत्नी की जान बच जाए। तो यहाँ पे बच्चों से पूछा गया कि हिंस को क्या करना चाहिए, हिंस को दवाइयां चुरानी चाहिए या फिर हिंस को अपनी पत्नी को उसी हालत में छोड़ देना चाहिए। तो देखिए अलग अलग अवस्था के बच्चे अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। तो इस तरीके की कहानी सुना के यहाँ पे हमें 3 अलग अलग लेवल और 6 अलग अलग स्टेजेस इसके अंदर दिए गए। पहले लेवल का नाम है प्री कन्वेंशनल, जिसे हम पूर्व परंपरागत अवस्था के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसके पूर्व परंपरागत स्तर के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसके अंदर हमें 2 अलग अलग स्टेजेस दिए गए जो कि हैं यहाँ पे पनिशमेंट एंड ओबीडिएंट। यहाँ पे कोलबर्ग का ये मानना है कि बच्चे जो है शुरुआती दौर में किसी दंड से बचने के लिए या फिर बच्चा आज्ञाकारी होता है, इस वजह से नैतिकता को अपनाता है जब वो काफी छोटा होता है। इसके बाद इसके अंदर जो दूसरा हमें स्टेज दिया गया वो दिया गया इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज, यानी कि बच्चा यहाँ पे लालच में अगर मैं किसी की मदद करूंगा तो कल को वो भी मेरी मदद कर सकता है। इससे संबंधित हमें एग्जाम्पल पेपर में भी क्वेश्चन दिया गया है, जिसके अंदर एक बच्ची जो है वो टिफिन लेके आना भूल जाती है, तो अपनी फ्रेंड से बोलती है कि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना टिफिन शेयर किया था, तो तुम्हें भी आज अपना टिफिन मेरे साथ शेयर करना चाहिए। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि वो कौन से लेवल पे है या फिर कौन से स्टेज पे है, तो इस तरीके से आपसे पूछ लेंगे।
अब देखिए दूसरा जो आपका लेवल है वो है कन्वेंशनल, वह है पारंपरिक स्तर। देखिए पारंपरिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर दो अलग अलग तरीके से नैतिकता आती है। सबसे पहले तो वो दूसरों से ये सुनना चाहते हैं कि वो एक अच्छे लड़के या अच्छी लड़की है, या फिर वो लॉ और ऑर्डर को फॉलो कर रहे होते हैं कि हम लोगों के यहाँ ये लॉ और ऑर्डर बने हुए हैं, ये काम करना सही है, ये काम करना गलत है, इस वजह से ये यहाँ पे नैतिकता को अपनाते हैं। इसके अलावा जो आखिरी हम लोगों को यहाँ पे जो लेवल बताया गया वो बताया गया पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो देखिए यहाँ पे इसके अंदर दो अलग अलग स्टेज आते हैं, जैसे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए यहाँ पे जो बच्चा होता है वो अपनी सोसाइटी को ध्यान में रख के जो हमारे समाज में जो मापदंड बने हुए हैं उसके हिसाब से चीज़ें करता है, या फिर यूनिवर्सल एथिकल, ये सबसे लास्ट का आपका स्टेज माना गया है, जिसमें जो बच्चा होता है वो इतनी वो समझ प्राप्त कर लेता है कि नैतिकता जो होती है, जो मोरालिटी होती है, वो अपने साथ साथ दूसरों को भी साथ में लेके चलने के लिए होती है। तो यहाँ पे जो एक बच्चा एक तरीके से सार्वभौमिक तरीके से, यूनिवर्सल तरीके से दूसरों की मदद करने के लिए सोचता है। तो इस तरीके से हमें कोलबर्ग ने हमें यहाँ पे अपना नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। इसके अलावा बहुबुद्धि सिद्धांत से भी क्वेश्चन पूछे गए थे सीटेट के 16 दिसंबर की पहली शिफ्ट में। तो देखिए ये हमें हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दी गई मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है। इनका ये मानना है कि बुद्धि के बहुत सारे आयाम होते हैं। बुद्धि जो होती है वो कैसी होती है, मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी होती है, इनका ये मानना है। और इन्होंने हमारी इंटेलिजेंस को 8 अलग अलग भागों में बांटा। सबसे पहले लिंग्विस्टिक, भाषाई, जो बच्चे के भाषा में पकड़ अच्छा है तो वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में आएगा। अगला है लॉजिकल मैथमेटिकल, यानी कि तार्किक गणितज्ञ, जो बच्चा यहाँ पे लॉजिक तर्क अच्छा लगा सकता है और जिसका गणित में पकड़ अच्छी है उसके अंदर लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस आएगा। इसके अलावा अगला है म्यूजिकल, जिसका संगीत में रुचि अच्छी है, संगीत में पकड़ अच्छी है, उसके अंदर सांगीतिक एक तरीके से बुद्धि होगी। अगला यहाँ पे है इंट्रा और इंटर। तो देखिए दोनों में यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। इंट्रा पर्सनल खुद को समझने की एबिलिटी होती है कि हम खुद को कितना अच्छे से समझते हैं, और इंटरपर्सनल होती है दूसरों को समझने की एबिलिटी। तो देखिए इन दोनों में आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। अगला है बॉडीली किनेस्थेटिक, हमारा शरीर में कितना बढ़िया बैलेंस है। जो एथलीट होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उसके अंदर ये इंटेलिजेंस देखी जाती है। अगला है स्पेक्ट्रल इंटेलिजेंस, स्थायी बुद्धि, जैसे कि हम अपने माइंड में कितने इमेजिनेटिव है। अब आप कहेंगे ये किसके अंदर होगा, जैसे कि आप देखो आर्किटेक्ट जो होते हैं वह हमारे घरों का नक्शा पहले से दे देते हैं, या फिर अगर आप कोई पजल वगैरह बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व कर पाते हो। साथ ही साथ अगर हम देखें मूर्तिकार जो है वो मूर्ति बनाने से पहले एक आकृति उनके माइंड में आ जाती है, तो ये स्थानिक बुद्धि होती है। अगला है नेचुरलिस्टिक, यानी कि प्राकृतिक बुद्धि, जैसे कि जो बच्चा जो है वो प्रकृति से ज़्यादा यहाँ पे अच्छी तरीके से कनेक्ट है, लिंक है, उसके अंदर ये बुद्धि देखी जाएगी। तो इस तरीके से हमें हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी। इस शॉर्ट वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ ये चारों के चारों सिद्धांत डिस्कस किए हैं। आप लोग परीक्षा से पहले इन सिद्धांतों को देख के जरूर जाइएगा, जिससे आप लोगों की परीक्षा में आपको मदद मिलेगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।